नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इस हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई और फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, लर्निंग सेशन तो है ही साथ में। सो वेलकम यू ऑल इन 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। तो ये हमारा 5 फैक्ट हो जाएगा और इसको मिला के हम लोग कवर अप कर लेंगे अराउंड 130 फैक्ट्स। तो 130 फैक्ट्स जो हैं वो हमारे इसके साथ हो जाएंगे। इजंट इट साउंड ग्रेट, राइट? चलिए सबसे पहले फैक्ट पे आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वर्ल्ड बी डे, सबसे पहला फैक्ट है हमारा मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ के लिए भी। शायद आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हमारी लाइफ के लिए कैसे, क्योंकि एक्चुअली जो प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर पाते हैं तो पॉलिनेशन की वजह से कर पाते हैं। तो बेसिकली बीज आर पॉलिनेटर्स, जो प्लांट्स को मदद करती हैं जीने के लिए, उनको रिप्रोड्यूस करवाती हैं। और सिर्फ यही पॉलिनेटर्स नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बी भी उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और इनकी प्रजाति जिस तरीके से हम नष्ट करते जा रहे हैं चीज़ों को बना बना के, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी हमारे को खाने में। हमारा जो लिवलीहुड है पूरी तरीके से इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। और ये इकलौते इंसेक्ट है जो कि आ, हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए खाना बनाती हैं, राइट? क्योंकि ज़्यादातर मतलब प्लांट्स के साथ ही आप करते हैं, जो भी प्लांट्स से आप खाते हैं उगाते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ बीज। तो इस बार का थीम क्या था, वैसे मनाया कब जाता है ये भी मैं बता दूं आपको। 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। 2018 में चालू किया गया था और ये इसकी तीसरी वर्षगांठ थी। 2018 पहला, 2019 दूसरा, 2020 तीसरा, 2021 चौथा, तो ये चौथी थी। थीम क्या था? बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। तो ध्यान रखिएगा, थीम को बिल्कुल ध्यान रखना है। बीज को कहा जाता है पॉलिनेटर्स, जो कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं लीव करने में। रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग पोलन बिटवीन वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये लोग हाइट्स में रहते हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता होगा आपने देखा होगा, लगा हुआ रहता है। कई लोग उसे पत्थर मार के तोड़ देते हैं, बुरा करते हैं। देखिए मधुमक्खी का एक सिंपल सा फैक्ट है, अगर आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। आप इनके साथ राड़ा करेंगे, मतलब स्लैंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें, आप इनसे अगर झगड़ा मोल लेंगे तो फिर ये आप पे भी अटैक करेंगे। अब इनमें जो मेंबर्स होते हैं 3 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले रानी होती है जिसका कोई काम नहीं होता, बाकी सब लोग काम करते हैं, जिसे वर्कर्स कहा जाता है। और ड्रोन्स जो उड़ के जाके लेके आते हैं सब चीज़ों से। अब इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? हनी। हनी से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बता दूं इनका, कि 1 किलो शहद बनाने के लिए कितना? 1 किलो शहद बनाने के लिए एक मधुमक्खी को लगभग लगभग 4 मिलियन, 40 लाख फ्लावर्स कह लीजिए या प्लांट्स कह लीजिए, उन्हें पॉलिनेट करना पड़ता है। 40 लाख। अब एक मधुमक्खी अगर 40 लाख प्लांट्स को पॉलिनेट कर रही है तो जो डिस्टेंस उस मधुमक्खी ने ट्रेवल किया है, दैट इज 4 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड। ये एक बहुत ही मतलब अमेजिंग फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। समझ रहे हैं आप? और साथ ही साथ ये जो मधुमक्खियां होती हैं, ये 1/12 ऑफ केजी, 1 किलो का 1/12 भाग ही एक मधुमक्खी जो है प्रोड्यूस कर पाती है। तो आप देखिए कि मतलब शहद, और शहद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डाइट के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, जो भी चीज़ें हैं, राइट? तो पॉलिनेशन के अलावा ये हनी और बीज वैक्स, ये दोनों ही प्रोड्यूस करती हैं और इसके एक्सट्रैक्शन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली अभी हाल फिलहाल जो मंत्री हैं हमारे, एग्री मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री, क्या है उनका नाम? पहला सवाल आज के लिए आपका, कि हु इज द करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लॉन्चेस हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट IARI पूसा दिल्ली, राइट? यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली में अभी हाल फिलहाल हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो लॉन्च की गई है। जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं सरकार जो इस पे काम कर रही है बीज को लेके, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर नेशनल बी बोर्ड। ये आप ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड को भी ध्यान रखना है आपको। मधु क्रांति जैसे पोर्टल है जिसमें आपको हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऐसे कुछ कुछ मतलब जो है चीज़ें की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक इन्फोग्राफिक आपके लगा दिया है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर? दूसरे फैक्ट की ओर बढ़ेंगे हम। दूसरा फैक्ट, लाइटनिंग फ्लैश कैन किल एनिमल्स। तो जो बिजली गिरती है ना,
ऊपर से, आसमानों से, राइट, वो जानवरों को मार सकती है। कैसे मार सकती है, इसमें कुछ टर्म्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कॉज्ड बाय इम्बैलेंसेस बिटवीन स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफानी बादल होते हैं, एंड द ग्राउंड्स, और कभी कभार तो मतलब मैक्सिमम टाइम जो इनकी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है ना, वो क्लाउड्स के अंदर में ही हो जाती है। क्लाउड्स के अंदर में ही इनके मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाते हैं। बाकी बात ये बाहर अगर निकलता है, जैसे ऐसे निकला है क्लाउड्स के थ्रू, तो ग्राउंड्स के थ्रू या फिर ट्रीज वगैरह इन सब पे आते हैं। अब ये जो जानवर है उनको कैसे खतरा पहुंचा पाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल काफी हाथी मारे गए थे, आसाम में भी काफी डेथ हो रही है इससे रिलेटेड, और भी बहुत सारे मतलब रीजंस है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला एक होता है डायरेक्ट फ्लैश, कि अगर एनिमल जा रहा है तो बिल्कुल डायरेक्ट फ्लैश इस पे आ गया, खत्म। अब जानवरों को क्या पता कि भाई बिजली गरज रही है और हमें बचना है, सिंपल सा फैक्ट है। तो डायरेक्ट फ्लैश हो गया आपका। एक हो गया साइड फ्लैश, लाइटनिंग स्ट्राइक्स एट अ टॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्री एंड जनरेट अ साइड फ्लैश दैट कैन स्ट्राइक एन एनिमल स्टैंडिंग अंडरनीथ हिम। और कोई अगर जानवर अगर पेड़ के नीचे खड़ा है तो उसको स्ट्राइक कर सकती है, जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास touch potential. If one part of tall animal body is in contact with the ground and other part at a higher elevation comes in contact with a lightning struck object, then a partial current may pass through a body. और चौथा होता है स्टेप पोटेंशियल। तो कौन कौन सा है, एक तो डायरेक्ट फ्लैश जो कि डायरेक्ट आके लगे, एक साइड फ्लैश कि कोई मतलब पेड़ के जरिए आपके पास आके लगा है, तीसरा क्या है टच पोटेंशियल कि आपके बॉडी का एक हिस्सा जमीन पर है, दूसरा हिस्सा जैसे पेड़ से है और पेड़ से बिजली आ रही थी तो वो क्या करेगा, फिर आपके अंदर एक पार्शियल करंट आपकी बॉडी के अंदर पास करेगा। चौथा है स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल बहुत ही कॉमन होता है, चार जो पांव वाले जानवर होते हैं, 4 लेग एनिमल्स, ठीक है। तो 4 लेग एनिमल्स में ये बहुत ही कॉमन होता है। 4 लेग से मुझे एक मतलब किताब का एक मुहावरा याद आ गया, जो कि किताब थी जॉर्ज ऑरवेल की, एनिमल फार्म। लगे हाँ तो आपको बता भी देते हैं थोड़ी बहुत। एनिमल फार्म में बोला गया था 4 legs better than 2 legs, ठीक है, बस इतना सही फ्रेज बोला गया था। When an animal's front and hind feet are far enough apart, यानी कि ये जो है ना इनके मतलब ये और ये अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं तो फिर उसकी बॉडी से मतलब पार्शियल करंट जो है वो पास हो सकता है। जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इसका मतलब है करंट उतना ही ज़्यादा उसमें फ्लो करेगा, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। तो कौन कौन सी चार चीज़ें, डायरेक्ट फ्लैश, साइड फ्लैश, टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये है स्टेप पोटेंशियल का एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज स्टेप पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा तीसरा फैक्ट, कोयला कान फिश। अब ये जो मछलियां, ये तो बहुत ही भीमकाय मछलियां हैं, तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक लगा ही दिया है मैंने। It is an extremely rare deep sea species of fish which has been found alive in the Indian Ocean। हाल फिलहाल जो है एक ऐसी मछली भारतीय महासागर में पाई गई। They were thought to have gone extinct with dinosaurs 65 million, यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले ही इनका एक्सटिंक्शन हो चुका था, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल इनकी दो प्रजातियां हैं, दो जातियां हैं। कौन कौन सी है, एक तो है कोमोरोज आइलैंड यानी कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहां पे रहती है। दूसरा जो है सुलावेसी के पानियों में, जो कि इंडोनेशिया में। आईयूसीएन स्टेटस अगर हम इनका देखें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन जो सुलावेसी की जो कोयला कान फिशेज हैं उनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो ये कुछ जानकारियां जो है आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल फिलहाल हिंद महासागर के उसमें ये इनको पाया गया है, देखा गया है, स्पॉट किया गया है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही मतलब ह्यूज है, आप अगर इनके मतलब वीडियोस को अगर देखेंगे तो 5-7 आदमी लगते हैं इनको उठा के पकड़ने के लिए, फिर देखने के लिए, और फॉसिल फ्यूल्स में भी काफ़ी मददगार है। इट्स ऑल्सो कॉमन फैक्ट फॉर कोयला कान फिश। नेक्स्ट है हमारे पास घोलवाड़ सपोटा। अरे ये तो चीकू जैसा लग रहा है ना, कुछ चीकू ही कहते हैं, नाम है इनका घोलवाड़ सपोटा। मतलब कि क्या सर, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि चीकू को घोलवाड़ सपोटा कहते हैं। हालांकि ये पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से है और इसको जीआई सर्टिफाइड कर दिया गया है, और अभी हाल फिलहाल इसे यूके में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक साइन होता है जो कि प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से है, और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ इसके ऐसे रेपुटेशन है उस ओरिजिन के कारण, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र को दिया गया है, कहाँ पे, पालघर डिस्ट्रिक्ट से। A geographical indication right enables those who have the right to use the indication to prevent its use by a third party
कॉपीराइट वगैरह के सारे मामले, आईपीआर वगैरह, whose product does not conform to the applicable standards, ताकि कोई प्रोडक्ट के साथ ना कुछ वो ना कर सके, मतलब उसके साथ कुछ छेड़खानी ना कर सके, उसमें कुछ बदलाव ना कर सके। तो इस चीज़ें के लिए जीआई के लिए होता है। जीआई पे भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स आपके साथ लिए हैं। अभी अगर आप चाहेंगे तो एक लेक्चर और ले लेंगे जिसमें जीआई और उसके बेसिक से जो रिलेटेड नॉर्म्स है, जो कानून है भारत के अंदर, उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा, घोलवाड़ सपोटा अगर पेपर में आए कि ये क्या है, तो एक तरीके का फ्रूट है, कहाँ से है, महाराष्ट्र से है, जीआई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हाँ जी मिला हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखना है। पांचवें फैक्ट पे आते हैं। पांचवा फैक्ट है हमारे पास A76, जायंट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ अंटार्कटिका। बहुत ही बुरी खबर है। इस तरीके की खबरें बताती हैं कि अर्थ में क्या हलचल हो रही है, किस तरीके से मतलब जो है चीज़ें बदल रही हैं। आइसबर्ग A76 मेजर्स अराउंड 170 किलोमीटर लॉन्ग, 25 किलोमीटर वाइड, कार्व्ड फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑफ रोन आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका एंड नाउ फ्लोटिंग ऑन वेडल सी। तो वेडल सी में जो है अब ये तैर रहा है टूटने के बाद। इसे आइस काविंग कहते हैं। आइस काविंग किसे कहते हैं सर? आइस काविंग इसे कहते हैं। देखिए, ये एक आइस थिनिंग एट मार्जिन्स हो गया, या आइस शेल्फ है पूरी की पूरी, आइस फ्लो कर रही होती है, और जब ये टूट जाए तो ये इनको कहते हैं, जो टूटे हुए ना, इनको कार्व्ड आइसबर्ग्स कहते हैं। ज्यादातर ये पानी में होते हैं, लैंड पे भी होते हैं। जब लैंड पे होते हैं ना तो इन्हें ड्राई आइस काविंग कहा जाता है, राइट, वैसे इन्हें आइस काविंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बना दिया था। एज पर सम रिपोर्ट्स, Antarctica is headed for a climate tipping point by 2060 if emissions are not curbed. अब कुछ रिपोर्ट, जैसे कि जनरल नेचर का जो एक जर्नल है, जो कि नेचर नाम का जर्नल है, उस पत्रिका, उसमें बोला गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंटार्कटिका में क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट आ जाएगा 2060 तक। अब क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है वो समझ लीजिए। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट जो यहाँ पर आया, इसका मतलब यह है एक ऐसी अवस्था जिसके बाद एक नई अवस्था जन्म दे। मतलब कोई चीज एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल न्यू शेप में आ चुकी है, तो उसे कहते हैं क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। कि अब बस इसके बाद तो ये जो पुराने फॉर्म में था गया, अब ये नए फॉर्म में आएगा, और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी का, उसे चेंज भी कर देती है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। तो ऐसा कहना है कि 2060 तक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट पे आ जाएंगे अगर एमिशंस को कम नहीं किया गया, कार्बन एमिशंस, कार्बन फुटप्रिंट्स को अगर नहीं रोका गया। अभी हाल फिलहाल जो पूरे विश्व में है, हमारे पास 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं, जहां पर अगर ये क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है तो वो अर्थ के सिस्टम को पुश करेगा कुछ ऐसे चेंजेस करने के लिए जिन्हें फिर हम बदल ही नहीं सकते, फिर हमें उसी में ही रहना होगा। अब देखिए, कॉमन सी बात क्या है कि सभ्यताएं बहुत सारी आई और बहुत सारी गई। क्लाइमेट चेंज के कारण उस वक्त भी लोग मतलब त्रस्त थे, आज भी लोग त्रस्त होंगे ही होंगे। अब क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी ने सब कुछ मैनेजेबल कर दिया है, पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन पहले सभ्यताओं की एक खासियत थी कि वो जल्दी माइग्रेट कर सकते थे, क्योंकि सामान के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो माइग्रेशन बहुत इजी था। अब माइग्रेशन इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं? अब माइग्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये कुछ जो है बेसिक बातें, इसलिए आप देखेंगे एनवायरमेंटलिस्ट हो गया या क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो गए, वो सब इतना जोर देते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल इशू। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा 2030 के बाद से, राइट। अब जो 9 टिपिंग पॉइंट्स है पूरे विश्व में, ये कहाँ कहाँ है, तो वो भी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। सबसे पहला है आर्कटिक सी आइस, आर्कटिक सी आइस। उसके बाद है एटलांटिक सर्कुलेशन, एटलांटिक सर्कुलेशन। बोरियल फॉरेस्ट्स, फिर कोरल रीफ्स, फिर फाइनली है ग्रीनलैंड आइस शीट्स, ग्रीनलैंड आइस शीट्स। ये सारी टिपिंग पॉइंट्स है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। इसके बाद है आपका परमाफ्रॉस्ट, फिर आपका हो गया वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट्स, वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट। इसके बाद ईस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट। देन यू हैव अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको लेकर भी मतलब बहुत भयंकर, मतलब क्या वहां पे जलाए गए, और ऑस्ट्रेलिया के तो बुश फायर्स भी जलाए गए थे, राइट। अमेजन में तो मतलब दे दी गई थी बोल्सोनारो की जो टीम है, तो बहुत ही मतलब उन्होंने वहां पर त्राहिमाम मचाया है अमेजन अमेजन में। तो ये कुछ जो है 9 जो है विश्व में टिपिंग पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब अंटार्कटिका ही क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? अंटार्कटिका इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दे कंटेन अबाउट 90% ऑफ प्लेनेट साइज, इनफ टू रेज ग्लोबल सी लेवल्स बाय 200 फीट, 200 फीट से बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप इसको? अब एक
कॉमन सा सवाल, ये सर ये नाम कौन रखता है, A76, B76, 276, मतलब कौन रख रहा है ये आइसबर्ग के लिए? तो उस अथॉरिटी का नाम भी जान लीजिए, दैट इज USNIC, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल आइस सेंटर। तो ये नेमिंग वगैरह करते हैं और इन सब का नाम वगैरह देते हैं, इनका अपना एक मतलब स्टडी होता है, उसके बेसिस पे ये देते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है तो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। क्लियर, ये मैंने आपको समझा ही दिया। दिस इज कार्विंग ऑफ आइस। अब ये आइस जो कार्व्ड आइसबर्ग्स हैं ये आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये थे 5 फैक्ट, मैं एक बार फिर से आपको दोबारा दिखा देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला है वर्ल्ड बी डे, दूसरा है लाइटनिंग फ्लैश कैन किल एनिमल्स, तीसरा है कोयला कांत फिश, चौथा है घोलवार्ड सपोटा और पांचवा है A76 आइसबर्ग। आई होप ये पांचों के पांचों फैक्ट क्लियर हैं। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर, आइए खुद को एनरोल कीजिए। इकोनॉमी क्रैकर का कॉम्बो कोर्स शानदार कोर्स है, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए, खुद को एनरोल करते रहिए। PTA सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, खुद भी जुड़िए, दोस्तों को भी जुड़वाइए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है, डाउनलोड कीजिए और पढ़ना और रिवाइज करना शुरू कीजिए। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।